हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत करते हैं। पिछली क्लास में हमने संज्ञा से अव्यय तक के टॉपिक स्टार्ट किए थे, जिसमें से 2 टॉपिक संज्ञा और सर्वनाम कंप्लीट किए थे। आज का टॉपिक है विशेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं विशेषण की। तो विशेषण क्या होता है? विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छे खिलाड़ी, तो इसमें अच्छे क्या हो जाएगा? ठीक है, अच्छे हो जाएगा विशेषण। और भी होते हैं, मोटा आदमी, काला अक्षर, ठीक, सुंदर फूल, और भी होते हैं। तो बहुत ही ये काला, मोटा, गोरा और रंग भेद पे होते हैं, और बहुत सारे होते हैं विशेषण। तो जो विशेषता बताते हैं सर्वनाम की और संज्ञा की, क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो ये हैं। विशेषण जो विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेष क्या होता है? जैसे मोटा आदमी, तो इसमें जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेष कहलाता है। किसकी विशेषता बताई जा रही? आदमी की विशेषता बताई जा रही, तो मोटा क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा विशेषण, और आदमी हो जाएगा विशेष, प्रिविशेषण। जो विशेषणों की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं? प्रिविशेषण कहते हैं। शब्द जैसे मोटा आदमी, इसी को ले लेते हैं। मोटा आदमी है तो ये तो हो जाएगा विशेष, और ये हो जाएगा विशेषण। अब इसकी बहुत मोटा आदमी, तो ये बहुत क्या हो जाएगा? प्रिविशेषण हो जाएगा। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हो क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण कहलाएंगे। जैसे वह अच्छा खेलता है, क्या है? वह अच्छा खेलता है। तो खेलना क्या है? क्रिया है, और अच्छा क्या है? विशेषण है। तो किसकी विशेषता बता रहा है? खेलने की विशेषता बता रहा है। अच्छा, तो क्रिया के पहले आते हैं ये। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे विशेषण के प्रकार या भेद। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो सबसे पहले बात होती है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम के ठीक पहले आते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह लड़की, वे लड़के, कोई आदमी, ठीक, तो सार्वनामिक विशेषण हो गए। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण में हो जाएगा जैसे वह लड़की, कुछ लोग भी हो जाएगा। कुछ लोग आम खाते हैं, ठीक। और जैसे ये 2 हो गए। और यौगिक सार्वनामिक विशेषण इसमें होता है ऐसा आदमी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे उदाहरण हो सकता है ऐसा, इतना, ऐसा, इतना, इसमें आते हैं ऐसा, इतना, ऐसा, ये शब्द आते हैं ऐसा, इतना, कितना, ये भी आता है, ठीक। तो दोस्तों इसमें तो यही हो गया, सर्वनामिक विशेषण कंप्लीट हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक कहलाते हैं। ये तो निश्चित है, संख्या इसमें तो होगी संख्यावाचक विशेषण में। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें देख लो कैसे होते हैं। 50 लोग
काम करते हैं, 50 लोग काम करते हैं, निश्चित हो गया। कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग काम करते हैं, अनिश्चित हो गया। ठीक, थोड़ा सा, कुछ, थोड़ा सा, ये सब चीज़ें होती हैं अनिश्चित भाषा। यहाँ पे अनिश्चितता हो, अनिश्चितता ऐसे भी हो सकती है 40-50 लोग काम करते हैं। ठीक, अब पता नहीं है 40-50 में से कितने हैं। ओके, तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। जैसे ये उदाहरण भी दिए गए हैं, 50 विद्यार्थी, कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। ठीक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया सुमन, सुपर टेट में 5वां स्थान आया। 5वां स्थान यानी 5वां स्थान क्या हो गया, निश्चित हो गया। अनिश्चित होते हैं, कुछ बारात में कुछ लोग आए, पता नहीं कितने लोग आए, अनिश्चित हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की गुण धर्म और स्वभाव के बारे में बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण में देखो कौन कौन से आते हैं। कालबोधक विशेषण, पुराना, नया, आधुनिक, प्राचीन, ताज़ा, मौसमी। रंगबोधक, काला, पीला, नीला, लाल, हरा, सफ़ेद। आकारबोधक, तिकोना, चौकोर, गोल, वर्गाकार। दिशाबोधक, लंबा, मोटा, पतला, चौड़ा। गुणबोधक, ईमानदार, बेईमान, सुंदर, अच्छी, कपटी, ठीक है, गद्दार। ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण हैं। ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं। कालबोधक विशेषण, रंगबोधक विशेषण, आकारबोधक विशेषण, दिशाबोधक विशेषण, गुणबोधक विशेषण। ये 5 प्रकार के होते हैं। ये आपको याद रखना है और आप नोट भी कर सकते हैं हमारी वीडियो से, और ये आप याद भी रख सकते हैं। तो नोट कर लोगे तो याद ज़रूर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रमाणबोधक विशेषण, ये क्या होता है, जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के प्रमाण का बोध होता है। प्रमाणवाचक, प्रमाण मतलब वजन या मापन, प्रमाण मतलब मापन। परिणाम अलग होता है, प्रमाण अलग होता है। प्रमाण मतलब मापन होता है। तो राधा ने 1 लीटर दूध पी लिया, कितना पी लिया, 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध पी लिया, प्रमाण हो गया। ये इसको माप सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, वो होता है प्रमाण। ठीक है, नीलिमा की साड़ी 6 मीटर लंबी है। ठीक, मीटर, लीटर, मिलीग्राम, ये सब ग्राम राम में जो भी कोई क्वेश्चन आए। 1 किलोग्राम आम दीजिए, रोहन 1 किलोग्राम आम लेकर आया। मोहन ने 1 किलो चीनी खरीदी, इस टाइप से। ठीक, तो ये आपके प्रमाणबोधक विशेषण हो गए। तो ये विशेषण के चारों प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है क्रिया। तो क्रिया क्या होती है, क्रिया को देखते हैं। क्रिया क्या होती है, इस परिभाषा, जिस शब्द से क्रिया किसी काम का होना या करना पाया जाता है, क्रिया कहलाती है। किसी काम का होना या करना पाया, धातु को मूलतः क्रिया के रूप में लिखा जाता है, अर्थात क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु भी बताएंगे क्या होता है। क्रिया का निर्माण, क्रिया का निर्माण कैसे होता है ये भी बताएंगे। तो क्रिया तो पता चल गई, किसी काम का करना या होना पाया जाता है। क्रिया के बिना कोई काम हो नहीं सकता है, कोई सेंटेंस भी पूरा नहीं हो सकता है। वह पत्र, पता नहीं क्या है, वह पत्र लिखता है, लिखता हटा दो, वह पत्र खाता है कि पीता है कि सोता है कि नहाता है, कुछ पता नहीं चलेगा। तो क्रिया के बिना किसी काम का होना या करना पाया जाता है, यही है परिभाषा, इसको समझना। तो ये देखो, धातु से बनती है क्रिया। धातु क्या होता है, चल, पढ़, हंस, रो, उसमें प्रत्यय लगा देते ना, चलना, पढ़ना, हंसना, रोना, तो बन जाती है क्रिया। ये तो बेसिक जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, क्रिया के 2 भेद होते हैं, ये मैंने सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया। जिसमें कर्म सहित क्रिया हो, जिसमें कर्म पाया जाए, जिस वाक्य में कर्म के साथ क्रिया हो वह सकर्मक क्रिया होगी। जिस वाक्य में अकेली क्रिया हो, जिसमें कर्म ना हो, वह कर्मक क्रिया होती है। इसको उदाहरण से समझ लेंगे।
सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म होने की संभावना हो, क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़े, कर्म की संभावना पर पड़े, सकर्मक क्रिया कहलाती है। राम फल खाता है, मैंने बताया था आपको क्या है, राम फल खाता है। तो राम क्या खाता है, फल खाता है, तो फल क्या है, कर्म है। राम गाना गाता है, राम पत्र लिखता है, तो कर्म के साथ क्रिया आ रही, तो सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया में कर्म ना हो, जिसका सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़े, अकर्मक क्रिया कहलाती है। किस पर पड़े, कर्ता पर पड़े, कर्म पर ना पड़ के कर्ता पर पड़े। हंसना, जागना, रोना, नाचना, उड़ना, पीसना इत्यादि। ठीक है, राम हंसता है, राम खेलता है। ठीक है, इस प्रकार से कर्म ना हो, ऐसा वाक्य देख लो जिसमें कर्म ना हो, पहचान लो, क्या भैया कर्मक क्रिया हो जाएगी। क्रिया के अन्य प्रकार के भेद भी होते हैं, वो ये होते हैं। नंबर 1 है पूर्वकालिक क्रिया, दुकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, सहायक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, तो पूर्वकालिक क्रिया में देखिए क्या होता है। पूर्वकालिक क्रिया जब कर्ता एक क्रिया के समाप्त करके दूसरी क्रिया का प्रारंभ करता है, ठीक, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। 2 क्रियाएं आती हैं, कर करके, पहचान होती है कर करके, क्या होती है, कर करके। रीना खाना खाकर सो गई, क्या कर गई, खाना खाकर सो गई। दुष्यंत पानी पी के सो गया, राम पत्र लिखकर चला गया। 2 क्रिया होती हैं इसमें, लिखकर चला, पानी पी के सो गया, ठीक है, पानी पी के सो गया, खाकर सो गया। ठीक है, इस प्रकार से पूर्वकालिक क्रिया समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, इसको पूर्वकालिक को कर करके नोट कर लो तो आपको याद रहेगा। दुकर्मक क्रिया, दुकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें 2 कर्म हो, दो कर्म हो। ठीक, उदाहरण में रीना ने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई, रीना ने बच्चों को भी क्या है, कर्म है, और अंग्रेजी पढ़ाई, वो भी अंग्रेजी भी क्या है, कर्म है। तो ये क्या हो गया, दुकर्मक क्रिया हो गई, इसमें 2 कर्म आ गए। ओके दोस्तों, अब देखते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, जब कोई क्रिया 2 क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तो संयुक्त क्रिया कहलाती है। पहचान क्या है इसकी, जहाँ आवाज़ या ध्वनि में बल लगाना पड़े, जैसे जाने दो, मैंने किताब पढ़ ली, रीना खेलती कूदती रहती है, मोहन पढ़ता लिखता रहता है, दिव्या फ़ोन कंप्यूटर चलाती रहती है, मुझे जाने दो। ठीक, इस प्रकार से जहाँ आवाज़ या ध्वनि में बल लगाना पड़े, ठीक, इस प्रकार की क्रिया को संयुक्त क्रिया कहलाती है। यहाँ ठीक है, इसमें हो गया, ये संयुक्त क्रिया हो गई। आगे प्रेरणार्थक क्रिया, वे क्रियाएं जिनसे यह पता चले कि कर्ता स्वयं न करके किसी अन्य को पुकार करने के लिए प्रेरित करे, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। आना, बाना, खाना, तो आना और बाना आता है इसमें। धातु में आना और बाना आता है, यानी कि कोई भी चल है धातु, चल धातु में बाना लिखवा दो। ठीक, और आना भी लगा सकते हो, उठना, उठवाना, उठाना। ठीक, आना और बाना लगाओ, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ये आपको ये याद रखना, प्रेरणार्थक क्रिया आना बाना प्रत्यय लगा होता है क्रिया के साथ में। जैसे ठीक, खाना है तो खाना में ना हटा दो, खा क्या है, चल, खा एक धातु है तो खा में बाना लगा दो, खावाना, खवाना। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो कोई भी धातु है इसमें बाना और आना लगा दो तो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। आगे सहायक क्रिया, सहायक क्रिया तो आपने टेंस पढ़े होंगे, उसमें होती हैं जिस क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसके अर्थ को स्पष्ट करती, पूर्ण करती हैं, तो वह सहायक क्रिया कहलाती है। सहायक क्रिया है, हूँ, है, था, थी, थे, ता, ती, ते, गा, गी, के।
वह स्कूल जाती है, ती है, ठीक है, वह खाना खाएगा, ठीक। ये आपकी क्या हो गई, सहायक क्रियाएं हो गई। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया क्रिया और विशेषण। ये 2 चैप्टर मैंने आज की वीडियो में कंप्लीट किए हैं और आगे आने वाले वीडियो में आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। और क्रिया से अव्यय, अब ये बचा किसमें, संज्ञा से अव्यय तक, तो अव्यय अकेला बचा है, तो अव्यय अब अगले वाली वीडियो में अव्यय पढ़ाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।